हेलो गाइस, माई सेल्फ कृष्णा गट्टानी और हम पढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। यस बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज टैक्सेशन। टैक्सेशन के बाद में हमने देखा था कि जीएसटी हमने कैसे लाया, जीएसटी का हिस्ट्री हमने देखा था। फिर हमने देखा था जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्सेस हमको अप्लीकेबल है। करेक्ट बच्चों, हमने कौन कौन से टैक्सेस देखे थे? CGST एक्ट, SGST एक्ट, UTGST एक्ट, IGST एक्ट और जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट। यस बच्चों, याद आ रहा है? हाँ, अब सर हम क्या देखने वाले हैं? तो सर अब हम देखेंगे जीएसटी के अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। लेकिन वो डेफिनेशंस हम डायरेक्टली जाने से पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अ टैक्सेबल इवेंट, मतलब व्हेन इज अ टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट कब ऑकर होगा हमारा, कब हम टैक्स लगाएंगे या जीएसटी हम कब लगाएंगे, ये हमको देखना है। तो ये हम देखेंगे बच्चों सेक्शन 9 के अंदर। देखो बच्चों, हर एक्ट के अंदर कुछ सेक्शंस दिए होते हैं। मतलब जैसे हमको कोई चीज डिफाइन करनी है, किसी एक्ट को बताना है कैसे अप्लाई होता है, तो गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर प्रोफार्मा दिया है जिसके अंदर से एक होते हैं सेक्शंस। सेक्शंस क्या होते हैं? सेक्शंस आर द प्रोविजंस गिवन बाय लॉ, जिसके अंदर वो प्रोविजंस हमको अप्लाई करके उस अकॉर्डिंगली हमको वो एक्ट को फॉलो करना है। करेक्ट बच्चों? यस। तो सेक्शन 9 बोलता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। ओके बच्चों, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ बच्चों, लेवी मतलब हमने क्या बोला? व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट। ओके गाइज, यस। कब आएगा टैक्सेबल इवेंट, कब हम टैक्स लगाएंगे, ये हमको बहुत अच्छे से देखना है बच्चों, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा पूरा जीएसटी, आप ऐसा समझ के चलो इसके अंदर हम पूरा जीएसटी कवर कर सकते, इतना बड़ा टॉपिक है ये। करेक्ट है? यस। और हम देखो बच्चों, एक एक चीज को एकदम बारीकाई से देखेंगे, लेकिन हमको एक वन बाय स्टेप जाना है। ओके यस, चलो देखो टैक्सेबल इवेंट में हम सबसे पहले अब देखेंगे इसमें हम देखेंगे फोर पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज लेवी, सेकेंड पार्ट इज कलेक्शन, थर्ड पार्ट इज पर्सन liable to pay टैक्स, और फोर्थ पार्ट हम देखेंगे नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ओके बच्चों, देखो हमने देखना है अभी टैक्सेबल इवेंट में फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं व्हाट इज लेवी। ओके बच्चों, मतलब लेवी का मतलब क्या हुआ कि हम कब टैक्स लगा सकते हैं और किस पे टैक्स लगा सकते हैं। करेक्ट है बच्चों? अच्छा, ये सेक्शन नंबर 9 जो है, हमने देखे थे 4 एक्ट, वो कौन से एक्ट का सेक्शन नंबर 9 है? तो ये है सेक्शन नंबर 9 ऑफ CGST एक्ट 2017। ओके बच्चों, यस। तो अब लेवी के अंदर हम देखेंगे 3 पॉइंट। एक देखेंगे हम चार्ज, एक देखेंगे हम वैल्यू, एक देखेंगे हम रेट। बच्चों मैं आपको बुक से प्रॉपरली पूरा रिवाइज करा के दूंगा। अभी आप फोकस करो कि मैं ये चार्ट में कैसे ड्रॉ करता हूं और आपको सेम चार्ट ड्रॉ करना है। लेकिन अभी आप फोकस करो कि ये मैं कंसेप्ट पे ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूं आपको। देखो चार्ज मतलब क्या कि जीएसटी जो है वो किस पे चार्ज होगा, मतलब CGST। अब हम बोल रहे हैं, बात चालू है हमारी जब CGST की, तो हम बोलते हैं CGST इज चार्ज ऑन इंट्रा
स्टेट सप्लाई, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इंट्रास्टेट सप्लाई। क्या है बच्चों इंट्रास्टेट सप्लाई? हमने इसके पहले भी देखा है। इंट्रास्टेट सप्लाई मतलब क्या, जब भी कभी हम विदिन अ स्टेट मतलब महाराष्ट्र में अगर जैसे अमिताभ जी और ऐश्वर्या जी सेम स्टेट में थे और वो दोनों एक दूसरे को अगर गुड्स का सप्लाई करते हैं या सर्विसेज का सप्लाई करते हैं तो उसे हम इंट्रास्टेट सप्लाई बोलते हैं, जहां पे दोनों भी मतलब सेलर और परचेसर दोनों भी कहां पे है, विद इन अ सेम स्टेट। यस, उनका प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन अ सेम स्टेट रहा तो हम उसको इंट्रास्टेट सप्लाई बोलते हैं। तो सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये कब लगेगा, जब भी कभी इंट्रास्टेट का सप्लाई होगा। समझा बच्चों? चार्ज कब होगा, इंट्रास्टेट का सप्लाई होगा, बराबर है। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके गाइज, यस। बट इन्होंने जब ये बोला तो स्पेसिफिकली एक पॉइंट था। देखो बच्चों, हमने बहुत अच्छी से हिस्ट्री देखी। हिस्ट्री के अंदर हमने देखा था कि जीएसटी लाने में इश्यूज इसलिए आ रहे थे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बोल रही थी कि ये टैक्स हम चार्ज करते तो हमको इतना टैक्स मिलना चाहिए, सेंट्रल बोलती हम इतना टैक्स लगाते तो हमको इतना टैक्स मिलना चाहिए। तो तब क्या हुआ था, एक प्रोविजन थी बच्चों, एक प्रोविजन थी, मतलब वो थी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए स्पेसिफिक है बच्चों, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये जो चार्ज करने की पावर थी ये किसके पास थी बच्चों, बताओ क्या आपको? ये चार्ज करने की पावर थी स्टेट के पास। स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रेवेन्यू इससे जनरेट होता था। तो फिर क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट चिल्लाने लगी, रोने लगी। स्टेट गवर्नमेंट का कहना यह आ रहा था कि यार हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू का जो सोर्स है जो है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसके ऊपर टैक्स हम चार्ज करते हैं और वो मोटा मोटा इनकम हमारा है। अगर ये आप जीएसटी में लाते हो तो हम नहीं खेलने वाले, मतलब हम नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि यार अगर ये इनकम जीएसटी में आ जाए तो जीएसटी के अंदर आने से क्या होगा, जीएसटी में आने के वजह से वो जो इनकम है वो दोनों में अपॉर्चुन होंगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी में, मतलब सेंटर और स्टेट में अपॉर्चुन होंगी और वो दोनों को टैक्स मिलेगा। तो हमको क्या मिलेगा, हमको तो हमारा जो पोर्शन था 100% का वो 50% पे आ जाएगा। इना चलवे, हमको नहीं चलेगा। फिर इन्होंने स्पेसिफिकली बच्चों, स्पेसिफिकली इन्होंने बात ये की कि हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? हम एक काम करते हैं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी से बाहर कर देते हैं। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी से बाहर कर देते हैं। और यहां पे हमने ये बोला कि चार्ज तो हम करेंगे एवरी इंट्रास्टेट सप्लाई के ऊपर, एवरी इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, लेकिन एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके बच्चों, यस। हमने क्या देखा, चार्ज के अंदर हम देख रहे हैं इंट्रास्टेट सप्लाई। देखो बच्चों एक बात बताता हूं, सेम सेक्शन ऐसा ही सेम टू सेम सेक्शन कहा है, आईजीएसटी एक्ट में भी है। वहां पे क्या डिफरेंस है, एक सिंपल डिफरेंस, आप बताओ उसके अंदर क्या डिफरेंस होगा। अगर सेम सेक्शन अगर हम आईजीएसटी एक्ट में लगाते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होगा, उसमें सिर्फ डिफरेंस होगा ये इंट्रास्टेट के जगह पे आ जाएगा इंटरस्टेट सप्लाई। क्या आ जाएगा, इंटरस्टेट सप्लाई। और तो कुछ डिफरेंस आएगा ही नहीं ना, और कोई डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आ सकता। क्यों कि भाई अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो वैसे ही दोनों ने बाहर निकाल के रख दी। बात क्या रही, चार्ज। यहां पे सीजीएसटी एक्ट क्या बोलता है, कब हम सीजीएसटी लगा सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे मन में आया तो मैं जीएसटी लगा दूं, कोई भी एक्ट लगा दूं, ऐसा नहीं। सीजीएसटी एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन जब तक कि आप नहीं लिख के दोगे कि यस आप सीजीएसटी लगा सकते हो, तब तक आप नहीं लगा सकते। तो हमको बताया गया था, किसने, सेक्शन नंबर 9 ने, कि यस यू कैन चार्ज
ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या जीएसटी, आप सीजीएसटी लगा सकते हो, बराबर है। तो आईजीएसटी लगाने के पावर हमको किसने दिए हैं, आईजीएसटी एक्ट ने दिए हैं। और उन्होंने ये कहा कि हम इंटरस्टेट, इंटरस्टेट मतलब महाराष्ट्र टू कर्नाटक अगर कोई सप्लाई होता है तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगाया जाएगा वो जीएसटी कौन से एक्ट में, सीजीएसटी एक्ट में नहीं, वो लगाएगा आईजीएसटी एक्ट में। और वो रेवेन्यू किसका रहेगा, वो दोनों का रहेगा, लेकिन सबसे पहले उसको कलेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट लेके किसको बांटेगा, स्टेट को बांटेगा। कौन से स्टेट को देगा, डेस्टिनेशन जहां पे होगा, मतलब कंजम्पशन जहां पे होगा उस पे वो स्टेट को वो रेवेन्यू दिया जाएगा। याद है बच्चों, मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया था ये चीज, है ना। यस 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 सर, ये तो चीज हमको समझ में आ गई कि आपने अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को साइड में रख दिया। मतलब अब सीधा सीधा हम समझ लेते हैं सर, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर सीजीएसटी एक्ट लगता है। हाँ, तो सर ये तो लग गया, सप्लाई के ऊपर लग गया। सप्लाई हम बाद में देखेंगे, सप्लाई की डेफिनेशन देखेंगे, गुड्स की डेफिनेशन देखेंगे, सर्विसेज की डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन हम थोड़ा रुक के देखेंगे, ठीक। यस सर, वैल्यू क्या रहेगी, मतलब कौन से वैल्यू पे हम जीएसटी चार्ज करेंगे। जैसा सर आपने हमको बताया कि अगर अमिताभ जी ऐश्वर्या जी को कोई गुड्स या सर्विसेज देते हैं तो उसके ऊपर सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ बच्चों, जैसे मैं बोल रहा हूं कि सीजीएसटी लगाने के पावर सीजीएसटी एक्ट में, तो एसजीएसटी लगाने के पावर किस कहां पे होगी, एसजीएसटी एक्ट। हमको पढ़ना है नहीं सर, हमको एसजीएसटी एक्ट लागू ही नहीं है, हमको पढ़ना ही है। क्यों नहीं है सर, अरे सर क्योंकि एसजीएसटी जो है वो स्टेट वाइज है, वो हर स्टेट का अपना एक्ट है। और ऐसे हमको अगर पढ़ना पड़ा तो हमको 35 एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा पढ़ सकते सर हम। 35 ने 28 30 एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे पढ़ सकते। अरे ना बाबा ना, यही बस है, ये 2 एक्ट पढ़ ले उतना ही काफी है सर, हम इसमें ही पास हो जाए बहुत है, हो जाएंगे रे बच्चों, बहुत अच्छा, हम तो एग्जामिशन लाएंगे देखना आप। तो चलो, तो फिर हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि लेवी के अंदर हमने देखा है कि इंट्रास्टेट सप्लाई ये सीजीएसटी एक्ट के ऊपर की बात करता है। फिर हम बोल रहे हैं वैल्यू, सर वैल्यू क्या होना चाहिए, तो वैल्यू हमने बोल दिया। देखो बच्चों, वैल्यू अगर आपको देखनी है ना तो आप क्या कीजिए, आप जाइए, आपको अगर वैल्यू देखनी है ना सर तो आप क्या करिए, वैल्यू के लिए आप अंडर सेक्शन 15 में जाइए। सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 15 क्या करता है सर, सेक्शन नंबर 15 आपको बताता है कि कैसे वैल्यू चार्ज करनी चाहिए। तो सर आप अभी देखने वाले हैं सेक्शन 15, नहीं बच्चों अभी हम सेक्शन 15 नहीं देख, हम सिर्फ अभी सेक्शन नंबर 9 देख रहे हैं। सेक्शन 9 बोलता है कि आपको किस वे में जाना है, किस वे में जीएसटी अप्लाई करना है। तो सेक्शन नंबर जब तक के हम 9 नहीं पढ़ेंगे तब तक के हमको यह समझ में नहीं आएगा कि हमको क्या क्या करना है और क्या क्या टैक्स लगाना है और कैसे तरीके से लगाना है। करेक्ट है बच्चों। तो हमको देखो, सेक्शन नंबर 9 ने पहले बोला चार्ज क्रिएट करो, चार्ज क्रिएट हो गया। चार्ज कब क्रिएट होगा, किस पे होगा, देखो करंट कब लगना चाहिए, करंट कब लगना चाहिए, जब इंट्रास्टेट का सप्लाई हो गया, काय का, गुड्स और सर्विसेज का। फिर हम बोलेंगे कि सर वैल्यू क्या है, तो वैल्यू के लिए हम जाएंगे सर सेक्शन नंबर 15 में, तब तक के रुकिए। ओके सर, सेक्शन नंबर 15 में जाएंगे तब जाएंगे। अभी रेट, सर रेट कहां पे दिए हैं, सीजीएसटी एक्ट में रेट दिए हैं क्या, हाँ तो रेट हमको दिए हैं, लेकिन रेट का स्पेसिफिकली उन्हें क्या बोला है पता है क्या, रेट हम जो बोलेंगे स्पेसिफाइड रेट दिए हैं, बट रेट शुड नॉट एक्सीड 20%, मतलब रेट नॉट एक्सीडिंग 20% सीजीएसटी एक्ट के अंदर। और एसजीएसटी एक्ट मतलब मैक्सिमम सीजीएसटी हम कितना चार्ज कर सकते हैं, 20%। मैक्सिमम एसजीएसटी कितना चार्ज कर सकते हैं, 20%। और मैक्सिमम आईजीएसटी कितना चार्ज कर सकते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों का कितना, 40%, क्योंकि सेंटर का 20, स्टेट का 20, मैक्सिमम 40, या 40%। यस बच्चों समझ गए। हाँ, हमने क्या देखा, लेवी के अंदर चार्ज किसके हुए, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, वैल्यू शुड बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 एंड रेट शुड नॉट एक्सीड 20%। ओके सर, यस। कलेक्शन, हु विल कलेक्ट, collection in such a manner as may be
प्रिस्क्राइब, मतलब देखो बच्चों, हमने बोल दिया लेवी, तो हम लेवी तो हम लगा के रहेंगे। लेवी का आपको देखना पड़ेगा, चार्ज देखना पड़ेगा, वैल्यू देखना पड़ेगा, रेट देखना पड़ेगा। जब कलेक्शन की बात आएंगी तो हम बोलेंगे वैसे वैसे आपने कलेक्शन कर लेना। कौन कलेक्शन करेगा? वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी, ओके, और स्टेट गवर्नमेंट जब SGST लगेगा तब स्टेट गवर्नमेंट खुद ले लेगी। करेक्ट है बच्चों? यस। पर्सन लायबल टू पे, पर्सन लायबल टू पे कौन है? टैक्सेबल पर्सन। और अब ये हम बच्चों बहुत डिटेल में देखेंगे, ये हमको आएगा सेक्शन 20 के आगे, मतलब 21, 22, 23 ये सब सेक्शंस के अंदर हमको बताया जाएगा कि हु विल बी अ टैक्सेबल पर्सन, किस किस को टैक्स देना है। और हम इसके अलावा ये डेफिनेशन हमको बोलती है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में क्या क्या आएगा? नॉन टैक्सेबल सप्लाई, देखो बच्चों बहुत अच्छी से अब बात समझो। जब हम लेवी की बात कर रहे थे, लेवी एंड कलेक्शन की बात कर रहे थे, लेवी एंड कलेक्शन की हमने जब बात की तो सबसे पहले हमने देखा कि टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, लेवी, फिर उसके हमने देखा लेवी, लेवी के अंदर चार्ज, वैल्यू और रेट, फिर कलेक्शन, कौन कलेक्ट करेगा? पर्सन लायबल टू पे, हु विल बी लायबल टू पे द टैक्स, एंड देन नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर बच्चों देखो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिसके ऊपर तब GST लगाना सही नहीं था। मतलब कैसा था? जैसा मैंने बोला कि जैसा प्रॉपर कलेक्शन, जो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिसका प्रॉपर कलेक्शन जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास में था, या कुछ चीजें ऐसी थी जिसका पूरा के पूरा प्योरली जो इनकम वो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, तो उसको हमको GST में लाना तब वो पॉसिबल नहीं हुआ। और उसके अंदर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्यों, तो हमने परमानेंटली स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया कि भाई आप एक काम करना, हम ऊपर, मतलब हमने ये लेवी के अंदर ही बात बता दी थी कि हम कभी भी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर GST नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। गॉट इट बच्चों? यस। तो फिर हमने नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर हमने क्या क्या कुछ प्रोडक्ट ऐसे बोले, कौन कौन से प्रोडक्ट थे वो? एक था पेट्रोलियम क्रूड, ये याद रखना हाँ बच्चों, ये MCQs में आ सकते हैं हमारे को। सेकेंड है हाई स्पीड डीजल, सेकेंड हाई स्पीड डीजल। थर्ड वन इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल। फोर्थ वन इज नेचुरल गैस, एंड फिफ्थ वन इज मोटर स्पिरिट। देखो सेक्शन 9 ने इतनी सारी चीजें हमारे साथ में डिस्कस की बच्चों। सेक्शन 9 ये पूरा आपको चार्ट बना के रखना है, ये चार्ट आपको बहुत काम आने वाला है, बराबर है बच्चों। ये चार्ट हमको ये बताता है कि कब कब GST लगेगा, कब GST नहीं लगेगा, कौन कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने GST स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है, जिसके अंदर से अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो जिंदगी में कभी नहीं आएगा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, ये प्रोडक्ट को हम जब नोटिफाई करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है ये जब नोटिफाई करेंगे ना, नोटिफाई, तब ये GST में आएंगे। अभी GST एप्लीकेबल अभी GST एप्लीकेबल नहीं है, अभी GST एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जब हम नोटिफाई करेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट थे उसके अंदर? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट, ये 5 चीजें ऐसी थी जिसके ऊपर हमने GST के अंदर अभी नोटिफिकेशन नहीं लाया कि हम GST अभी नहीं लगाएंगे। जिस दिन हम नोटिफिकेशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन नोटिफिकेशन इसमें लेके आ जाएंगे, क्योंकि जिस दिन उनका शेयर डिसाइड, अभी कैसा है उनका शेयर डिसाइड नहीं हो पा रहा है, जिस दिन उनका शेयर डिसाइड हो जाएगा उस दिन वो GST के अंदर, GST के एम्बिट के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर जो प्रोडक्ट्स अभी हमने लिखे हैं और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये यहाँ पे क्यों नहीं बता दिया इन्होंने? मतलब जब ये सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर चार्ज क्रिएट कर रहे थे तब ही ये बोल सकते थे कि सर देखो हम इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर GST लगाएंगे, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एक्सेप्ट पेट्रोलियम क्रूड, एक्सेप्ट हाई स्पीड डीजल, एक्सेप्ट नेचुरल गैस, एक्सेप्ट मोटर स्पिरिट, ऐसा बोल सकते थे ना। अरे यार ये अलग से ऐसा क्यों, ये पॉइंट क्यों चुप, मतलब अलग से जबरदस्त चीज
ये काई के लिए अलग से देने का कुछ जरूरत थी क्या? कुछ भी टाइम पास करते हैं ना ये लोग। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। देखो, ये जब डेफिनेशन इन्होंने बनाई तो इन्होंने स्पेसिफिकली ये चीज दिमाग में रखी कि अगर यहाँ पे ये एक्सेप्ट के अंदर ये सब चीजें ऐड कर देते थे तो ये बात ध्यान में रखो, ये जो प्रोडक्ट्स है मतलब पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन, ये कभी जीएसटी के एम्बिट में ही नहीं आ सकते थे। इसके ऊपर कभी लाइफ टाइम जीएसटी लगा ही नहीं सकते थे। तो मोदी जी बहुत होशियार है। मोदी जी ने क्या किया, हाँ ठीक है अल्कोहलिक लीकर आपका है ना, कोई नहीं छीनेगा आपसे, कोई नहीं, अभी आप ही लगाना। लेकिन अभी एक बात समझ के ले लो आप, पेट्रोल, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, ये जितनी भी चीजें अभी के लिए टाइम पास, अभी थोड़े से के लिए हम इसको बाजू में सरका के रखते, जिस दिन हमारा दोनों का भी पोर्शन मतलब कितना हमको लेना है, आप एक दोनों में जो डिसाइड हो जाएगा प्रोपोर्शन, उसके बाद में हम लोग इसको भी जीएसटी में लाएंगे। मतलब ये बात दिमाग में रख लो आप कि जीएसटी में ये सब चीजें आने वाली है, सिर्फ नोटिफिकेशन आने की जरूरत है। ओके बच्चों, तो हमने अभी देख लिया सेक्शन नंबर 9, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी टैक्सेबल। बच्चों ये जो सेक्शन है ना, हम लोग बुक में से पढ़ेंगे, आप देखोगे एग्जैक्टली सेम सेक्शन उन्होंने बुक में थ्योरेटिकली दिया है, और आप अगर फर्स्ट इसमें पढ़ोगे इंस्टेंस में तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब आप पढ़ोगे ना तो आप बोलोगे यार सर क्या जबरदस्त पढ़ाया आपने, पूरा का पूरा। ये कैसा है बच्चों, हम एक साथ में कोई भी लॉ नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे को ऐसे लगता है कि कोई भी लॉ को अगर हमको पढ़ना है तो आप उसके ब्रेक करो, उसके टुकड़े करो, कुछ प्रोपोर्शन में उसको पार्ट में डिवाइड करो और फिर उसको पढ़ो। देखो इतना मजा आएगा आपको पढ़ने में, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके बच्चों, या सर आपने हमको क्या बोला, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड, आपने सप्लाई तो बताया ही नहीं। अरे हमको सप्लाई मतलब क्या, कुछ भी मतलब सप्लाई क्या रहता है यार। हाँ रुको, सप्लाई भी हमको डिफाइन किया है, क्या बात कर रहे सर। हाँ सप्लाई डिफाइन किया गया है, आपको ऐसे थोड़ी है कि आप कहीं से भी सप्लाई ले लेंगे और लिख लेंगे। सप्लाई की डेफिनेशन हमको देखनी है, और सप्लाई की डेफिनेशन हमको कहाँ देखनी है बच्चों, सप्लाई की डेफिनेशन हमको देखनी है सेक्शन नंबर 7 के अंदर। सेक्शन 7 क्या बोलती है कि आप एक काम करो, रुको, आप सप्लाई की डेफिनेशन चेक करो। चलो ठीक है, देखो बच्चों हम बहुत देखो एक प्रोसेस से जा रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा सेक्शन नंबर 9, उसके अंदर हमने टैक्सेबल इवेंट देखा, फिर हमने देखा चार्ज देखते वक्त हमको एक वर्ड वहां पे क्लिक हुआ, इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट को हमने समझ लिया, इंट्रास्टेट सप्लाई मतलब क्या होता है कि विद इन सेम स्टेट। फिर सप्लाई क्या होगा सर, रुको, हम सप्लाई भी देखेंगे, गुड्स भी देखेंगे, सर्विसेज भी देखेंगे, सब देखेंगे। यस बच्चों, यस सर, सप्लाई डिफाइन अंडर सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट। ओके बच्चों, सप्लाई की जो डेफिनेशन है ना वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अरे सर क्या बोल रहे हैं आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इंक्लूसिव क्या रहता, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दो डेफिनेशन रहती बच्चों। कोई भी डेफिनेशन के अंदर जब भी वर्ड सप्लाई इंक्लूड्स ऐसा होता है, मतलब यहाँ पे जब ये डेफिनेशन इन्होंने डिफाइन की थी, जिसने भी बनाई थी, अरे बहुत होशियार लोग थे जिन्होंने ये डेफिनेशन सप्लाई इंक्लूड्स बोला। सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, सप्लाई इंक्लूड्स। इंक्लूड मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन का एक बेनिफिट क्या होता है, जो लाइक एटम होते हैं, मतलब जैसे इंक्लूसिव हमने बोला कि भाई राम जैसा ही श्याम है, तो ये जब अगर राम को एप्लीकेबल है ना तो श्याम को भी अप्लाई हो जाता है। क्यों, क्योंकि राम भी श्याम जैसा है और उसके अंदर अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक राम के है तो ये श्याम को भी लग जाएगा। मतलब सप्लाई इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब अगर हम कोई चीज भूल भी गए ना तो आप ये मत समझना कि ये सप्लाई में नहीं है। हाँ आ गया, क्या सप्लाई में वो भी आ गया, चलो बढ़िया है। मैं गवर्नमेंट के पास गया, सर गवर्नमेंट आप बोल रहे थे कि चार्ज करिए क्या, CGST कब चार्ज करिए, जब इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो। प्लस ठीक है सर, हम विद इन स्टेट राम ने शाम को, अभिषेक सर ने अमिताभ सर ने ऐश्वर्या जी को गुड्स और सर्विसेज दिया,
तो उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके ऊपर जीएसटी लगाना है, ऐसा आप बोल रहे हो सर, बराबर है सर। लेकिन कब लगाना है, कौन से सप्लाई, सप्लाई क्या रहेगा सर, उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर। सर हमको बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे, हमको जवाब दो सर कि उसके अंदर कब मतलब विदाउट कंसिडरेशन भी हुआ तो सर वो सप्लाई रहेगा क्या। कंसिडरेशन मतलब समझता है बच्चों अपने को, हम देखेंगे। तो सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड्स बोला है, बराबर है। क्या इंक्लूड्स, अब इसको भी हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई such as supply, all form of supply of goods and services such as goods and services such as sale, transfer, barter, exchange, lease, rental, डिस्पोजल। ठीक है, देखो सप्लाई इंक्लूड्स व्हाट, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। क्या 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 सर वापस बोलिए। सप्लाई, all form of supply of goods and services such as sale, transfer, barter, exchange, lease, rental, disposal। क्या होता है सर ये, सर सेल, सेल आपको पता है, सेल नॉर्मल ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यस, जहां पे हम गुड्स लेते हैं उसके अगेंस्ट में मनी में कुछ कंसिडरेशंस देते हैं और उसको हम बोलते हैं सेल, बराबर है बच्चों। ट्रांसफर, ट्रांसफर किसी ने किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, हम बोलते हैं ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी अगर किसी की एक ए पर्सन की प्रॉपर्टी अगर वो बी को देता है, अंडर विल भी देता है, अंडर इनहेरिटेंस भी देता है, हम देखेंगे कि इसमें कंसिडरेशन जरूरी है या नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं ट्रांसफर में क्या क्या आता है बच्चों, बच्चों 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 अभी ये चीज पे फोकस करो कि व्हाट डज ट्रांसफर मीन्स। ट्रांसफर में क्या क्या आता है, ट्रांसफर में तो सर ये आता है कि हमने किसी को विल के अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर, इनहेरिटेंस पता है बच्चों, मतलब कि जैसे किसी के पिताजी गुजर जाने के बाद में उसके बच्चों को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, उनके बच्चों को वो इनहेरिटेंस पर ट्रांसफर की जाती है, बराबर है। तो वो भी क्या आता है, सप्लाई में आता है। सप्लाई की डेफिनेशन कितनी बड़ी है, सप्लाई में उन्होंने सेल लाया, फिर ट्रांसफर, फिर बोलते हैं बार्टर। बार्टर मतलब क्या, बार्टर, बार्टर पुराने जमाने में क्या होता था, किसी चीज के बदले में दूसरी कोई चीज लिया करती थी या दिया करती थी, बराबर है। मतलब हमने किसी को क्या दिया, गेहूं दिया, उसके अगेंस्ट में चावल लिया, ठीक है ना। बार्टर मतलब सप्लाई में बार्टर भी आ गया, ओके ओके, अच्छा बार्टर भी आ गया सर, ओके। एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ मनी, हम एक्सचेंज करते हैं, बताए बच्चों, जैसे हमको डॉलर को मनी में कन्वर्ट करते हैं, उसको एक्सचेंज करते हैं, करेक्ट। लीज, लीज, लीज पे देते हैं ना बच्चों, 99 एकर्स की लीज, 99 ईयर्स की लीज जो होती है प्लॉट्स की, ये जो गवर्नमेंट भी देती है वो लीज, लीज भी सप्लाई में आता है। हाँ सर लीज भी आता है, ओके। मतलब सर सप्लाई की डेफिनेशन देखो 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 देखो, फ्रेमर्स की जो थिंकिंग थी डेफिनेशन बनाते वो कितनी क्रिस्टल क्लियर थी कि भाई हमको कुछ छोड़ना ही नहीं है, हमको सब ले लेना है। इसके अंदर क्या क्या है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, रेंट पे दिया सर हमने कोई प्रॉपर्टी, हमने हमारा घर, हमारी एक आधी मशीन वो रेंट पे दी है किसी को, रेंटल भी आ गया। डिस्पोजल, सर डिस्पोजल मतलब कुछ तो भी हमने डिस्पोज ऑफ करने के लिए, जैसे कोई प्रॉपर्टी है वो डिस्पोज करने के लिए हमने किसी को पेमेंट दिया है, तो वो भी सप्लाई है। हाँ वो भी सप्लाई है, अरे क्या बात कर रहे हो सर, सप्लाई तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है। यस, सप्लाई में क्या क्या आ रहा है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ये इतनी सारी चीजें। लेकिन उसके आगे इन्होंने कुछ बोला है वो हमको देखना है बच्चों।
डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड। क्या 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 सर क्या बोल रहे हैं आप, कुछ समझ रहा नहीं। देखो 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 देखो, हमने क्या बोला, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई में क्या क्या आता है, गुड्स सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके अंदर क्या आती है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। ओके सर, मेड और अग्रीड टू बी मेड। मेड और अग्रीड टू बी मेड मतलब क्या, मतलब मैंने अगर अग्रीमेंट भी कर दिया, क्या मैंने अग्रीमेंट, रेंट का अग्रीमेंट भी कर दिया, मतलब मैंने अगर अग्री कर दिया किसी को, जैसे हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी, जब कोई हम प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं तो हम फर्स्ट डे पूरा की पूरा अमाउंट ट्रांसफर नहीं करते बच्चों। हम क्या करते हैं, हम अग्रीमेंट कर देते हैं कि सर हम एक काम करते हैं, हम ये प्रॉपर्टी आपसे लेंगे, ये टोकन अमाउंट आप इतना इतना रखिए, इसके बाद में ये प्रॉपर्टी हम आपसे थोड़ी थोड़ी एक इंस्टॉलमेंट करके ले लेंगे। तो वो सप्लाई किस दिन माना जाएगा, कब सप्लाई माना जाएगा, तो ये क्या बोल रहे हैं पता है, ये बोल रहे हैं जिस दिन आपने वो सप्लाई कर दिया हो, या जिस दिन आपने अग्री भी कर दिया ना, आपने मुंह से बोल भी दिया कि सर देखो हम आपकी ये प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, हमने सिर्फ बोल भी दिया ना, तो भी जीएसटी आ गया। क्या बात करो, क्या बात है यार, मतलब कितनी बड़ी, मतलब डेफिनेशन में क्या क्या इन्होंने कंसीडर किया। फ्रेमर्स ने कुछ भी छोड़ा नहीं, पाई एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है इसके अंदर। उन्होंने क्या बोला, देखो गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अंदर मेड और अग्रीड टू बी मेड, अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, और अग्रीमेंट भी अगर हुआ है सेल का तो भी वो जीएसटी की एम्बिट में आएगा। यस, मेड और अग्रीड टू बी मेड। लेकिन उसके बाद फॉर अ कंसीडरेशन, फॉर अ कंसीडरेशन बाय अ पर्सन, बाय अ, देखो बच्चों बहुत 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 अच्छे से क्या बोल रहे हैं, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन बाय अ पर्सन। फॉर अ कंसीडरेशन मतलब ऐसी चीज नहीं, मैंने आपको अगर बोला है कि ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे ना, तो वो विल इनहेरिटेंस की काम नहीं आने वाली। क्यों, क्योंकि वहां पे कंसीडरेशन कुछ नहीं है बॉस। मतलब जब कंसीडरेशन होगा, कंसीडरेशन का मीनिंग क्या रहता, समथिंग इन रिटर्न। मतलब अगर मैं आपको गुड्स देता हूं लेकिन उसके रिटर्न में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, फिर वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मनी में ही मिलना चाहिए, इट कैन बी इन काइंड ऑल्सो। मतलब जरूरी नहीं है ना बच्चों की भाई कंसिडरेशन शुड बी इन मनी ओनली, हम मनी के अलावा कुछ और कंसिडरेशन, जैसे बार्टर में हम देखते हैं, बार्टर में हम गेहूं के बदले में चावल ले रहे, गेहूं दे रहे चावल ले रहे, कंसिडरेशन तो हुआ ना, क्योंकि कुछ दिया तो उसके बदले कुछ लिया ना, तो कंसिडरेशन शुड बी देयर। अगर आपको जीएसटी अप्लाई करना है तो 7(1)(a) कहता है, ये जो हम सेक्शन देख रहे हैं ना भैया, ये देख रहे हैं 7(1)(a) के अंडर, क्या देख रहे हैं हम 7(1)(a) के अंडर, 7(1), देखो ये देख रहे हैं हम 7(1)(a) के अंडर, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन। ओके यस, लेकिन उसके बाद में एक और पॉइंट इन्होंने बोला है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या बच्चों, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चलो अब हम देखो ऊपर से नीचे तक के पूरा आएंगे, क्या क्या बोला हमने, ये डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड किया है। इंक्लूड 7(1)(a) में क्या होता है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ। मतलब बच्चों कि हमने बोला देखो सप्लाई होना चाहिए, सप्लाई में क्या क्या आते हैं वो पॉइंट हमने देख लिए। मेड और अग्रीड टू बी मेड मतलब एक तो अग्रीमेंट भी हुआ तो चलता है, या पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया तो भी चलेगा। फॉर कंसिडरेशन, देयर शुड बी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, लेकिन वो जो सप्लाई रहेगा वो शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ। मतलब मैं अगर पर्सनल पर्पस के लिए सब हो रहा है, मतलब मैंने सप्लाई किया, मैंने एग्रीमेंट हो गया सप्लाई का, कंसीडरेशन भी मिल गया सर, लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है।
खुद के मतलब एग्जाम्पल दो बच्चों, सिंपल एग्जाम्पल है, मैंने मेरे खुद के पर्सनल पर्पज के लिए कार ली, भाई नहीं ले सकते, मैं घर पे सबको घुमाने के लिए मस्त मैंने कार ली तो वहां पे क्या था, गुड्स गुड्स और सर्विसेज थी। हाँ सप्लाई हुआ, यस सप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि मैंने गुड्स और सर्विसेज ली किसी से, सेल है, ट्रांसफर है, यस सेल हुआ है, मेड और अग्रीड टू बी मेड, यस एग्रीमेंट भी मैंने कर लिया उसके साथ में, डीलर के साथ में, कि मैं ये मॉडल की आपसे कार लेने वाला हूँ, ठीक है सर कंसिडरेशन, यस मैं चेक दे दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, यस कंसिडरेशन इज देयर। सर आप बिजनेस पर्पज के लिए ले रहे हैं, नहीं ले रहे, बिजनेस पर्पज के लिए ले रहे, नहीं, तो ये सप्लाई माना जाएगा? हाँ सप्लाई नहीं माना जाएगा। मतलब अगर मैं सेल करता हूं या मैं परचेज, मतलब सप्लाई होता है और वो पर्सनल पर्पज के लिए होता है, तो वो जीएसटी के एम्बिट में नहीं आएगा। वो कब आएगा, अगर इन द कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए अगर लिया गया है या सप्लाई हुआ है, तो ही वो सप्लाई कहाँ माना जाएगा, जीएसटी के एम्बिट में माना जाएगा। ये तो हमने देखा 7(1)(a) बच्चों, करेक्ट है बच्चों। अब हम देखेंगे 7(1)(b)। 7(1)(b), ये भी इंक्लूड्स ही है, देखो बच्चों ये भी इंक्लूड्स है, ठीक है। इसमें क्या आता है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन whether or not in the course or furtherance of business, क्या whether or not in the course or furtherance of business। सर समझा नहीं, देखो आपने सर यहाँ पे बोला था कि इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आप बोल रहे हो वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 7(1)(b) में, देखो बच्चों ऊपर पढ़ो, सप्लाई इंक्लूड्स व्हाट, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, क्या इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। इंपोर्टेशन का मीनिंग समझेगा बच्चों, इंपोर्टेशन मतलब अगर हम किसी भी कंट्री से, किसी और कंट्री से, मतलब इंडिया में अभी हम हैं, मेरे को कोई मेडिकल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट थी और मेरे को जो डॉक्टर्स चाहिए थे वो डॉक्टर्स इंडिया में मेरे को प्रॉपरली नहीं मिल रहे थे, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑस्ट्रेलिया से कुछ डॉक्टर्स को हायर किया और उनसे कुछ सर्विसेज ली, बराबर है बच्चों, किसके पर्पज के लिए ली, बिजनेस के पर्पज के लिए ली, क्या सवाल ही नहीं आता यार सर, आप बिजनेस के लिए कोई डॉक्टर की सर्विसेज क्यों लेगा, आप किसके लिए लिए, आप तो पर्सनल पर्पज के लिए लिए, और किससे लिए हैं, फॉरेनर से लिए हैं, बराबर है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर, अच्छा इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज है, ये भी चीज पे फोकस करो, हर एक पॉइंट पे फोकस करना है बच्चों। जब डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना उसके अंदर कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हमने क्या बोला, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, पैसे के बिना कुछ नहीं है, फॉर कंसिडरेशन ये मैंडेटरी है, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस, मतलब अगर मैं किसी डॉक्टर की सर्विस लेता हूं जो ऑस्ट्रेलिया का है, जो किसी दूसरे कंट्री का है, और वो सर्विसेज में फॉर कंसिडरेशन, उसका मैं कंसिडरेशन पे करता हूं, और वो वेदर और नॉट मतलब बिजनेस के लिए हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी वो जीएसटी के एम्बिट में आएगा। ओके बच्चों, सप्लाई के डेफिनेशन में कवर होगा, कब होगा, देखो यहाँ पे ये दोनों भी डेफिनेशन के, ये दोनों भी पॉइंट के अंदर 7(1)(a) बोलो या 7(1)(b) बोलो, ये दोनों के अंदर एक चीज हमने कॉमन देखी, क्या कॉमन देखी, ये दोनों के अंदर, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों भी पॉइंट के अंदर हमने एक चीज, ये दोनों के अंदर हमने एक चीज कॉमन देखी बच्चों, ये है विथ कंसिडरेशन,
मतलब विदाउट कंसिडरेशन काम ही नहीं चलेगा। कंसिडरेशन, पैसा तो लगेगा भैया, पैसा लगेगा तो ही सप्लाई बोलेंगे, नहीं तो सप्लाई नहीं बोलेंगे। 71A 71B दोनों ने क्या बोला? 71A ने कहा ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लीज रेंटल डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 71B ने बोला इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन whether or not in the course or furtherance of business। yes। अच्छा 71C पे अब हम जाएंगे। क्या बोलता है 71C? 71C बहुत 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 स्पेसिफिक है। 71C बोलता है कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जो हमने शेड्यूल 1 में बताई है जिसके अंदर कंसीडरेशन ना भी हो, जिसके अंदर कंसीडरेशन ना भी हो तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा। क्या 71C कहता है? एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड। मतलब यहां पे भी अग्री किया तो भी चलता। विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट सॉरी बच्चों रुक, हम इसको एक मस्त कलर पेन से लिखेंगे। मेड विदाउट कंसिडरेशन। क्या बोल रहा है बच्चों? ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं 71A में इन्होंने बोला कि कौन कौन सी एक्टिविटीज को हम सप्लाई में लाएंगे। फिर हमने बोला कि सेल ट्रांसफर बार्टर ये सब चीजें आएंगी, लेकिन कब आएंगी? अगर वहां पे कंसिडरेशन होगा और बिजनेस पर्पज के लिए होगा। फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस पर्पज के लिए। यहाँ पे देखो कब देखो ये चीज समझ लो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है ना तो ही सप्लाई के डेफिनेशन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहां पे भी कैसा है? ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ही सप्लाई के डेफिनेशन में आएगा, वरना नहीं आएगा। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? ये शेड्यूल 1 के अंदर अगर स्पेसिफिकली आप जाके देखोगे शेड्यूल 1 के अंदर, और वो जो एक्टिविटीज को हमने बोला है वो भले ही कंसिडरेशन वहां ना हो, लेकिन हमने वो अग्री भी कर दिया होगा या मेड हो गई होंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया होगा या अग्रीमेंट भी हुआ होगा, तो भी वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। अब ये ऐसी कौन कौन सी चीजें शेड्यूल 1 में दी गई है ये हम देखेंगे। शेड्यूल 1 की सारी चीजें बहुत अच्छी से हम बहुत 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 मस्त डिटेल में समझने वाले हैं कि भाई 71A क्या बोलता है, 71B क्या बोलता है और 71C क्या बोलता है। तो 71C के अंदर अब हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट उन्होंने बताए हैं। बराबर है बच्चों? तो 71C के अंदर शेड्यूल 1 बताया है और शेड्यूल 1 को अब हम देखते हैं नीचे। हम थोड़ा नीचे आके यहाँ पे शेड्यूल 1 को देखेंगे। शेड्यूल 1, अच्छा शेड्यूल 1 के अंदर उन्होंने बोला कि आप कंसिडरेशन ना भी हो तो भी वो जीएसटी के एम्बिट में आएगा। ऐसा कब होगा बच्चों? फर्स्ट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस asset where ITC has been availed। क्या बोल रहे हैं बच्चों? ये परमानेंट ट्रांसफर। देखो क्या बोल रहे हैं सर? पहली बात बोल रहे हैं परमानेंट ट्रांसफर, मतलब आप किसी भी बिजनेस एसेट, दूसरा देखो सर क्या बोल रही है?
बिजनेस असेट, पर्सनल असेट नहीं, बिजनेस असेट। शेड्यूल 1 के अंदर ये क्या बोल रहा है, अगर 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 विदाउट कंसीडरेशन भी, विदाउट कंसीडरेशन भी क्या होता है, सप्लाई होता है, क्या होता है, परमानेंट ट्रांसफर। परमानेंटली हमने कोई हमारी बिजनेस असेट थी, मतलब जैसे कि हमने कोई फिक्स असेट लेके रखी थी, कोई मशीनरी लेके रखी थी बच्चों, जो बिजनेस के लिए यूज हो रही थी। अब वो मशीनरी को हमने क्या किया, परमानेंटली किसी को ट्रांसफर कर दिया, किसी को सेल कर दिया। ट्रांसफर के अंदर आप बच्चों समझ सकते हो कि मैंने किसी को, जो मेरी मशीन थी वो मैंने डिस्पोज ऑफ कर दी, सेल कर दिया, तो उसको मैंने खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि अब वो यूज में नहीं आ रही थी, मैंने भंगार भाव में उसको सेल कर दिया, समझो। लेकिन असेट कौन सी थी, बिजनेस असेट। और ये देखो पॉइंट, देखो समझो बच्चों, कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर बहुत मैंडेटरी। फर्स्ट तो है कि, फर्स्ट पॉइंट है कि परमानेंट ट्रांसफर, दूसरा है बिजनेस असेट, और तीसरा है आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई है ना बच्चों, तो ही हम बोलेंगे कि अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो भी हम इसको सप्लाई मानेंगे। आईटीसी क्या है सर? सर आईटीसी मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या सर? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या सर? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब सर आपने बताया था इसके पहले, हमको याद नहीं आ रहा है, एक बार बताओ ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जब हमने परचेज किया था ना बच्चों, तब हमने उसके ऊपर का जो जीएसटी था वो क्लेम कर लिया था। क्लेम कर लिया था मतलब क्या, कि हम क्या करते हैं बच्चों, जब भी कभी जब हम परचेज करते हैं तो वो जो परचेज किया जाता है, हमने जैसे हमने वैट में देखा था, वैट में क्या था कि जो परचेज आया था और जो सेल हो रहा है, तो सेल के ऊपर जो एडिशनल सिर्फ वैट लगता था उतना ही हम पे करते थे। मतलब हम क्या करते थे, सेल माइनस परचेज, जो डिफरेंस आया उसका जो डिफरेंस है वही हम भरेंगे, उसको हम बोलते थे, हम डिफरेंशियल टैक्स भरते थे, बराबर है। तो इसके अंदर क्या है, आईटीसी हैज बीन क्लेम, मतलब जो परचेज के ऊपर जीएसटी लग के आया था ना बच्चों, वो हमने क्लेम कर लिया था। वो हमने क्लेम कर लिया था मतलब हम जब सेल के ऊपर जीएसटी भर रहे थे, तो जो परचेज पे जीएसटी लग के आया था उतना हमने कम पे किया, उतना हमने क्रेडिट यूटिलाइज कर लिया, बरोबर है। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई अगर होती है, कौन सी तीन कंडीशन, देयर शुड बी परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। आईटीसी शुड बी अवेल्ड। आईटीसी अवेल हुआ है, परमानेंट ट्रांसफर हुआ है और बिजनेस असेट का हुआ है। ये अगर तीन चीजें हैं और ये विदाउट कंसिडरेशन भी होता है, मतलब एक चीज समझ लो। अब समझो कि मैंने एक मशीनरी परचेज की थी, जब मशीनरी परचेज की थी तो उसके ऊपर मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया था। अब जब मेरा बिजनेस 10 साल हो गए, मस्त चला, उसके बाद में 10 साल नहीं समझो, हम 2 साल पकड़ते, सॉरी 2 इयर्स हमने बिजनेस मस्त चलाया, और 2 इयर्स के बाद में मेरा जो बिजनेस था उसके अंदर से कुछ असेट मेरे को किसी को सेल करनी है। ऐसा समझो, मेरे को सेल नहीं करनी थी, मेरे को मेरे साले को देना था, या मेरे बीवी को ट्रांसफर करना था, या मेरे किसी रिलेटिव को ट्रांसफर करना था, और मैंने ट्रांसफर किया। अब सीधी बात है बच्चों, अगर साले को कोई चीज दी जाती है तो उससे कुछ कंसिडरेशन आने वाला है क्या? नहीं। गवर्नमेंट क्या बोलती है, हमको नहीं पता। अरे भाई तुमने कंसिडरेशन नहीं लिया, उसमें हमारी क्या गलती? वो तुम्हारे रिलेशन है, तुम कुछ भी करोगे, रिलेशन तुम निभाओ, और उसका भुगतान हम क्यों करें, उसका लॉस हम क्यों सहन करें? अगर तुम किसी और को सेल करते थे तो उसका पैसा आता था तो हमको जीएसटी मिलता था। अभी तुम तुम्हारे साले को दे रहे हो तो हमको तो कुछ पैसे मिल नहीं रहे, ऐसा कैसे चलेगा? नहीं नहीं नहीं, हमको तो पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट करेक्ट है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई आप ट्रांसफर करो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, हम आपको पैसे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आपने जब परचेस किया था तब आईटीसी लिया था ना। आप आईटीसी नहीं लेते थे तो हम आपको नहीं बोलते थे कि पैसे दो हमको। हम आपको क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जब आपने परचेज किया था तब जीएसटी लग के आया था, तो तब आपने क्या बोला था हमको, सर हमको जीएसटी लग के आ रहा हो, दो क्रेडिट दो, जरा सा क्रेडिट दो ना। तो सर हमने आपको क्रेडिट दिया था। अब आप सेल कर रहे हो, और सेल कर रहे हो तो आप होशियारी क्या कर रहे हैं, आपके मस्त रिलेटिव को दे रहे हो। हाँ, ऐसा नहीं चलने वाला। आप किसी को भी ट्रांसफर करो, जीरो कंसिडरेशन में, रिलेटिव की बात नहीं है, कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, कंसिडरेशन नहीं भी मिल रहा है तो गवर्नमेंट बोलती है हमको कोई लेन देन नहीं, हमको तो जीएसटी लगाना है और हमको जीएसटी चाहिए, भले ही कंसिडरेशन जीरो क्यों ना हो। तो फिर आप कौन से वैल्यू पे लोगे सर? हाँ, हम ये वैल्यूएशन में देखेंगे ना,
इसीलिए हमने बोला था जब सेक्शन 9 हम पढ़ रहे थे, तो तब हमने बोला था हम वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, भले ही कंसिडरेशन हो या ना हो तो हम डिटरमाइन करेंगे वैल्यू, बराबर है। तो ये ऐसे केसेस है जहां पे कंसिडरेशन नहीं है लेकिन वैल्यू तो डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो फिर वैल्यू कब देखेंगे, तो हम देखेंगे वैल्यूएशंस के अंदर, जो सेक्शन 15 हमको बताएगा CGST एक्ट का, बराबर है बच्चों। यस, ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। गॉट इट बच्चों? यस। सेकेंड पॉइंट बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड persons or between distinct persons or between distinct under section 26। समझे बच्चों? अच्छा, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या रहता ये हम देखेंगे बच्चों। डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 26 ने बताया है और उसको हम बहुत अच्छी से समझने वाले हैं कि कौन कौन आता है डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर। अभी के लिए आप ये समझ लो कि सप्लाई अगर हम करते हैं गुड्स और सर्विसेज का किसी रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को, तो और वो विदाउट कंसिडरेशन भी होता है तो भी वो जीएसटी के एम्बिट में आएगा। मतलब अगर हमने जैसा हमने देखा कि हम सप्लाई कर रहे हैं और लेकिन एक चीज इन्होंने और इसके अंदर ऐड की है, वो ये बोलते हैं कि व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, व्हेन मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब सर इन्होंने क्या बोला हमको, देखो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर इन्होंने क्या बोला था हमको, फर्स्ट पॉइंट के अंदर इन्होंने बोला था परमानेंट सप्लाई, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, बराबर है, विथ कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन। यस बच्चों, यस, वेयर आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड, बरोबर है। सेकंड पॉइंट ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने सप्लाई किया है, किसका किया है, गुड्स और सर्विसेज का। किसको किया है, बिटवीन रिलेटेड पर्सन, मतलब मैंने मेरे रिलेटिव को अगर गुड्स और सर्विसेज दिए, लेकिन कौन से पर्पज के लिए दिए या कौन से कोर्स, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ, सिर्फ बिजनेस के कोर्स में दी है, मतलब इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब इन द कोर्स ऑफ बिजनेस का मीनिंग क्या होगा सर, मतलब वो हमारी बिजनेस एक्टिविटी है। जैसे कि ऐसा समझ के चलो किसी का शॉप है, किस चीज का शॉप है, जैसे सप्लाई करने का या सप्लाई करने का टेलीविजन का, अगर वो टीवी सप्लाई करता है टेलीविजन से, और वो टेलीविजन का सप्लाई करता है और उसमें से उसने एक टीवी उठाया अपने रिलेटिव को दे दिया, भाई लेके जाओ, पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप लेके जाओ। तो अब ये चीज मेरे को एक चीज और इसके अंदर ध्यान दो, इसके अंदर इन्होंने ऐसा बोला है क्या कि आईटीसी शुड बी क्लेम, इन्होंने ये नहीं बोला कि तुमने आईटीसी क्लेम किए भावना, ये बोल ही नहीं रहे यहाँ पे। इन्होंने सिर्फ क्या बोला कि सप्लाई आप रिलेटिव को कर दो, और वहां पे अगर कंसीडरेशन नहीं है और वो बिजनेस के कोर्स में दिया गया है फॉर द और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ होगा, तो वहां पे तो जीएसटी आएगा। यहाँ पे इन्होंने ये चीज नहीं बोली कि वो तुमने आईटीसी शुड बी अवेल, हाँ कोई जरूरत नहीं है आईटीसी अवेल करो मत करो, हमको कोई गिनडेन नहीं, हमारा तो एक ही है, क्या आप रिलेटिव को कुछ भी दिए और वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है तो फिर वो जीएसटी के एम्बिट में आएगा, भले ही वो क्या है, विद कंसिडरेशन है या विदाउट कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन है तो वैसे भी आ जाएगा वो, क्योंकि वो 7(1)(a) ही बोलता है, बराबर है, 7(1)(a) ही बोल दिया ना कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है और फॉर कंसिडरेशन होगा तो वो उधर आ जाएगा। हम तो यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, जो विदाउट कंसिडरेशन वाले हैं उनकी। तो रिलेटिव में कौन कौन आएगा, तो रिलेटेड पर्सन की हमको डेफिनेशन दी है बच्चों, वो
वो देखो, वो मैं आपको पढ़ के भी सुना दूं, लेकिन वो सेम मतलब वो डेफिनेशन आपको वैसी याद रखनी है। उस डेफिनेशन में कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसके अंदर बता देता हूँ कि वो डेफिनेशन के अंदर क्या क्या आएगा। तो वो डेफिनेशन के अंदर आते हैं डायरेक्टर, जैसे कोई कंपनी है तो उसमें डायरेक्टर वो रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। उसके बाद में पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म के अंदर के जो पार्टनर्स रहेंगे वो भी रिलेटेड माने जाएंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो रिलेशन है वो भी रिलेटेड माना। बच्चों अच्छा 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 अच्छा, सर आप बोल रहे हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ये रिलेटेड है, बराबर है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, क्या सर, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, कितना गिफ्ट दिया सर, 50,000 रुपीज तक का गिफ्ट दिया, तो ये क्या होगा सर, ये जीएसटी लगेगा क्या? देखो सर, एक इन्होंने स्पेसिफिक यही पे एक एक्सेप्शन दिया है कि अगर आप 50,000 रुपीज तक का, प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय अ एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। मतलब 50,000 रुपए से कम का, सर 50,000 नहीं, 50,000 नॉट एक्सीडिंग 50, मतलब 50,000 या 50,000 से कम का, 50,001 भी दिया होगा तो वो जीएसटी में आएगा। लेकिन 50,000 या 50,000 से कम रुपीस का किसी ने, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया होगा, क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन है और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी वो जीएसटी में नहीं आएगा। मतलब इसका एक एक्सेप्शन है। क्या है बच्चों इसका एक्सेप्शन? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है बच्चों? गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग रुपीज 50,000 इन वैल्यू इन अ financial year by employer to employee, है ना बच्चों? मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया होगा क्या, गिफ्ट, कितने तक का, 50,000 रुपीज तक का, इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो वो सप्लाई में आएगा क्या बच्चों? नॉट अ सप्लाई। भले ही कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीएसटी के एम्बिट में आ रहा है क्या बच्चों? नहीं आ रहा है। ये एक एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है। ओके बच्चों, ये हाँ। अब इसके अंदर हम देख रहे थे रिलेटिव के डेफिनेशन में, रिलेटिव के डेफिनेशन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आएगा, लेकिन 50,000 के गिफ्ट तक का नहीं। मतलब 50,000 रुपीज तक का गिफ्ट है तो हमको जीएसटी में नहीं लेना है, और अगर 50,000 से ऊपर आएगा तो यस, वो विदाउट कंसिडरेशन भी होगा तो भी उसके अंदर आपको जीएसटी अप्लाई करना है। उसके अलावा है, अगर कोई किसी का बिजनेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है तो वो भी रिलेटिव माना जाएगा, बराबर है बच्चों। या कोई दो जन मिलके थर्ड का बिजनेस, मतलब कोई ए और बी दोनों लोग मिलके सी का बिजनेस को अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो वो भी रिलेटिव माने जाएंगे, तीनों एक दूसरे के। उसके बाद में अगर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली है, मतलब एक फैमिली के अंदर से, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स है वो एक दूसरे के रिलेटिव माने जाएंगे। अगर ये रिलेटिव्स है, ये लोग क्या है, ये रिलेटिव है, और ये एक दूसरे को अगर विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई करते हैं, किसका, गुड्स और सर्विसेज का, और वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर होगा तो वो हम क्या करेंगे, जीएसटी के एम्बिट में कंसीडर करेंगे। मतलब शेड्यूल 1 के अंदर ये कंसीडर कर लिया जाएगा। ओके बच्चों, यस। चलो, 2 पॉइंट हमने देखे। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। सेकंड पॉइंट हमने देखा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और बोथ टू रिलेटेड पर्सन और डिम डिस्टिंक्ट पर्सन, ओके, व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब थर्ड पॉइंट हम क्या देखने जा रहे हैं इसके अंदर बच्चों? इसके अंदर एक और चीज हमने क्या बताई है बच्चों, देखो ये ठीक है, वो थर्ड पॉइंट अब हम देखेंगे इसके अंदर, सप्लाई ऑफ गुड। देखो यहाँ पे क्या क्या था बच्चों, यहाँ पे सप्लाई ऑफ क्या था, देखो फर्स्ट पॉइंट के अंदर बिजनेस असेट था, सेकेंड के अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। अब थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, ये बहुत अच्छे से देखना बच्चों, ये आपको ना बहुत बहुत यूज आने वाला है।
सप्लाई ऑफ गुड्स। बाय प्रिंसिपल टू एजेंट बाय एजेंट टू प्रिंसिपल। बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना बच्चों। एजेंट और प्रिंसिपल आपको ये टर्म तो पता ही होगी। प्रिंसिपल क्या होता है और एजेंट क्या होता है। प्रिंसिपल कौन होता है? ऑन हुज बिहाफ एजेंट कैरीज ऑन द बिजनेस, मतलब जिसके बिहाफ पे एजेंट कोई गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई करता है तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। और एजेंट कौन होता है? जो एज अ ब्रोकर और कमीशन एजेंट ये क्या करता है, या हम उसको डेल क्रेडिट एजेंट, ऑक्शनियर, ये हमको डेफिनेशन थी भी, हम फिर से इसको समझ रहे हैं कि भाई फैक्टर जो ये लोग क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल के लिए, मतलब प्रिंसिपल खुद सप्लाई नहीं करता है तो ये उनके बिहाफ पे जब सप्लाई करते हैं उनको हम एजेंट बोलते हैं। बरोबर है बच्चों? तो ये क्या कर रहे हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है बच्चों, सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट कंसिडरेशन बाय प्रिंसिपल टू एजेंट। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, दो चीजें हमको पढ़नी है। वेयर इनवॉइस फॉर सप्लाई is issued by agent हाँ बच्चों, अब हम समझेंगे इसको। जैसे अगर कोई प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स देता है, किस चीज के लिए देता है बच्चों गुड्स? कि वो आगे फर्दर सप्लाई करे। बच्चे ठीक है, समझ गए? जैसे कि हम एक एग्जांपल देखेंगे। ए प्रिंसिपल है, बी एक एजेंट है और सी एक ट्रेडर है। क्या है बच्चों? ए एक प्रिंसिपल है, बी एजेंट है उसका, और सी एक ट्रेडर है। ए ने बी को सप्लाई किया। क्या किया? सप्लाई किया। ए ने बी को सप्लाई किया, यस बच्चों। फिर क्या हुआ? एजेंट ने ट्रेडर को सप्लाई किया। देखो ये हुआ सप्लाई 1, ये हुआ सप्लाई 2, समझे? यस। अब ये चीज हम बोल रहे हैं कि वेयर इनवॉइस फॉर सप्लाई इज इश्यूड बाय एजेंट, मतलब जब ए ने बी को कोई गुड्स दिए थे तो इसने फर्स्ट सप्लाई कब टर्मिनेट हुआ? जब ए ने गुड्स बी को दिए तो एक तो सप्लाई हो गया था, बराबर है। अब बी ने क्या किया? ये कंसिडरेशन यहां पे नहीं है, क्योंकि देखो बच्चों विदाउट कंसिडरेशन का सीन चालू है। ये जब ए ने बी को सप्लाई किया और बी ने आगे सी को सप्लाई किया, लेकिन चीज यहाँ पे क्या फर्क पड़ी? ए ने बी को जब सप्लाई किया तब इनवॉइस बना के दिया होगा, और बी ने जब सी को सप्लाई किया तो एक तो दो चीजें हो सकती, सेम इनवॉइस के अंदर बी ने सी को सप्लाई किया होगा। मतलब जैसा हो सकता है कि भाई ए ने, एक प्रिंसिपल है, उसने गुड्स देना था सी को, लेकिन डायरेक्टली कभी कभी ट्रांजैक्शन नहीं होते, क्योंकि कभी कभी ना पैसे की रिस्क बढ़ जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली सप्लाई नहीं करते। फिर क्या करते हैं ये लोग? ये ए बी को देता है और बी सी को सप्लाई करता है, बराबर है। अगर कभी ऐसा हो रहा है कि ए ने बी को से सप्लाई किया और बी ने सी को सप्लाई किया, लेकिन ए का ही इनवॉइस सी तक के वैसे की वैसे ट्रांसफर किया, मतलब बी ने खुद का इनवॉइस नहीं बनाया, बी ने खुद अपना ट्रेडिंग नहीं किया, बी ने क्या किया? सिर्फ ए का ट्रेडिंग लिया और सी को वैसे के वैसे ट्रेड, वो सप्लाई आगे फॉरवर्ड किया, तो वो केस के अंदर वो सप्लाई के डेफिनेशन में कवर होगा क्या?
तो नहीं। अगर बी खुद का इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है, मतलब इन्होंने बहुत क्रिस्टल क्लियर बोल दिया, वेयर द इनवॉइस इज इशूड बाय द एजेंट टू द कस्टमर इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, तो वो शेड्यूल 1 के अंदर कवर नहीं होने वाला है। समझे क्या बच्चों? तो शेड्यूल 1 में कब आएगा? ये जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 1 में कब आएगा? जब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया है या एजेंट ने प्रिंसिपल को सप्लाई किया है, मतलब एक तो परचेस हो सकता है तो सेल हो सकता है। जब सेल होगा तब सप्लाई प्रिंसिपल से एजेंट को होगा और एजेंट से ट्रेडर को होगा, और जब परचेस होगा तब ट्रेडर से एजेंट को होगा और एजेंट से प्रिंसिपल को होगा। समझ रहे हो ना? हाँ, तो जब ये दोनों भी सप्लाई होंगे, ये सप्लाई के केस में अगर कभी एजेंट खुद का इनवॉइस इशू करता है, वो कंसिडरेशन ना भी ले, मतलब वहां पे कंसिडरेशन नहीं भी है, मतलब क्या हुआ देखो बच्चों, बहुत सिंपल है। ए ने बिल बनाया, बी को दिया, बी ने गुड्स लिए वैसे के वैसे, लेकिन खुद का इनवॉइस इशू करके सी को वो ट्रांसफर किया होगा, और ए ने बी से पैसे लिए भी नहीं, क्योंकि जब सी से पैसे आएंगे तब वो डायरेक्टली ए को ट्रांसफर करने वाला है, या सी ने ए को ट्रांसफर भी कर दिए होंगे, तो भी क्या ये शेड्यूल 1 में कवर होगा? यस सर, ये शेड्यूल 1 के अंदर कवर होगा। आप समझ रहे हो क्या बच्चों हम क्या बोल रहे हैं? बहुत सिंपल टर्म है, अगर इनवॉइस इशू करता है एजेंट आगे ट्रेडर को, मतलब वेयर इनवॉइस फॉर सप्लाई इज इशूड बाय द एजेंट, then only this will be covered in schedule 1 of CGST Act, otherwise वो नहीं होगा। समझ गए बच्चों? हाँ, अब इसके अंदर एक और चीज होती है जो हम देखेंगे बच्चों, ये होता है डेल क्रेडिट एजेंट। एक होता है डेल क्रेडिट एजेंट। कौन सा एजेंट होता है बच्चों? ये डेल क्रेडिट एजेंट। ये एजेंट कौन होता है बच्चों? ये एजेंट होता है कि अगर कभी देखो, बहुत बार ऐसा होता है बच्चों, जैसे ए, बी और सी, ए हमारा प्रिंसिपल हुआ, बी हमारा एजेंट हुआ और सी हमारा ट्रेडर हुआ, बरोबर है बच्चों? अब क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रिंसिपल को ना सप्लाई तो करना है सी को, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं करता, वो करता है ये एजेंट के थ्रू, ये एजेंट और ये एजेंट सी को, बराबर? जब ये एजेंट के थ्रू करता है ना, तो प्रिंसिपल क्या बोलता है, देख भाई मेरे को ना ये ट्रेडर जो है सी, इस पे मेरे को नहीं है ट्रस्ट, मेरे को क्या नहीं है, मेरे को नहीं है ट्रस्ट, तो मैं क्या करता हूँ, तू एक काम कर, तू पैसे जो है, तूने जो कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन जो है ना, ये तूने इससे वसूल करना और तूने मेरे को लाके देना। कौन? एजेंट भी अग्री हो जाता है। एजेंट क्या बोलता है, भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सर, आप प्रिंसिपल हो, आप बोल रहे हो मेरे इतने गुड्स सी को सेल करना है, मैं सेल कर दूंगा, और आप बोल रहे हो कि कंसिडरेशन जो है मेरे को आप उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो मैं एजेंट क्या करता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, मैं क्या करता हूं, गारंटी लेता हूं, किसकी? सी की गारंटी लेता, और मैं सी की गारंटी लेता हूं और मैं बोलता हूं कि सर देखो, अगर सी ने पे नहीं किया ना तो मैं पे करूंगा, लेकिन आप ट्रेडिंग करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसा बोल रहे हो, आपके लिए तो कुछ भी, लेकिन सर हमको क्या मिलेगा? अरे भैया मेरे को एक बात बताओ, फ्री में करने बैठे हैं हम लोग, सवाल ही नहीं आता, फ्री में क्यों करूंगा, मैं नहीं करने वाला फ्री में। तो फिर सर एक काम करो, ये जो ट्रेडर है ना, मैं आपको उसकी गारंटी देता हूँ, आप मेरे को कमीशन दे देना। क्या दे देना? कमीशन। आप अगर वो बंदा ट्रेडर नहीं पे करेगा ना, तो मैं गारंटी लेता हूं, मैं पे करेगा। डन? यस। यहाँ पे बी ने गारंटी लिया और ये क्या लेता है, उसका कमीशन लेता है। क्या लेता है बच्चों? कमीशन लेता है, और वो जिसको हम कभी कभी इंटरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसने कमीशन ले लिया, ठीक है बच्चों। अब ये क्या हो गया, देखो, ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर किए, बी ने सी को ट्रांसफर किए, सी ने बी को नॉर्मली पैसे भी दे दिए और बी ने ए को पैसे दे दिए, काम बात खत्म हो गई। कितना अच्छा प्लेन ट्रांजैक्शन हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी क्या हुआ, एजेंट ने खुद का इनवॉइस बना के दिया कि नहीं दिया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा अपना क्या है,
इसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड ये करेगा कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को ट्रांसफर करता है और एजेंट अपना खुद का इनवॉइस बना के देता है तो ये शेड्यूल 1 के अंदर कवर हो जाएगा। ये बात हमने पहले भी बोली थी और अभी भी लागू है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड थिंग क्या थी कि अगर ये खुद मतलब खुद के इनवॉइस नहीं भी देता है तो फिर क्या है, ठीक है, वो सप्लाई के डेफिनेशन में यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब शेड्यूल 1 के अंदर कवर नहीं होने वाला है। ये भी बात क्लियर है। अब क्या हुआ बच्चों, एक सीन ऐसा हुआ कि जब ट्रेडर को मैंने बोला कि दे यार पैसे दे, चल, ट्रेडर ने पैसे दिए ही नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, ट्रेडर ने पैसे अभी जल्दी नहीं दिए तो मेरे को तो प्रिंसिपल को पैसे देने थे, मैंने प्रिंसिपल को पैसे दे दिए। अब एजेंट ट्रेडर से जब पैसे वसूल करेगा तो सिर्फ पैसे वसूल करेगा, एजेंट तो बोलेगा इंटरेस्ट भी चाहिए बॉस, तू जितना डिले कर रहा है मेरे को, ये इतना डिले करने की वजह से मेरे को जो इसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, ये इंटरेस्ट क्या होगा, ये इंटरेस्ट जो है ये जीएसटी के एम्बिट में आएगा या नहीं आएगा। देखो ये तो इन्होंने बोल दिया कि भाई इसके ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट है ये फिक्स है, मतलब इन्होंने क्या करके रखा है कि ये दोनों के बीच में इंटरेस्ट का जितना भी मतलब पहले से ये फिक्स रहेगा कि भाई अगर ट्रेडर, सुनो, आपने अगर पेमेंट टाइम पे ट्रांसफर नहीं किया है तो वो आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखो नॉर्मली जीएसटी के अंदर इंटरेस्ट क्या है, वो इंटरेस्ट एग्जाम किया है जीएसटी के अंदर से, कि कभी भी एक बात समझ के चलो कि इंटरेस्ट जो है वो जीएसटी के एम्बिट में कभी नहीं आएगा, ऐसा पहले हमने बोला है और ये चीज डिफाइन की गई है कि इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन जब भी कभी एजेंट, देखो दो चीजें हैं, एक अगर प्रिंसिपल ने खुद के नेम पे जो इनवॉइस दिया है एजेंट को और एजेंट ने ट्रेडर को दिया है और उसकी वो टाइम पे अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो प्रिंसिपल को मिलेगा। वहां पे देखो सुनो वापस सुनो, शांति से सुनो। एजेंट ने खुद का इनवॉइस, प्रिंसिपल ने खुद का इनवॉइस दिया, एजेंट ने वही इनवॉइस ट्रेडर को ट्रांसफर किया, तो ये जो इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये इंटरेस्ट किसकी इनकम हुई, ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल की इनकम हुई। लेकिन जब कभी एजेंट खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, खुद गारंटी लेता है और खुद वो जो इंटरेस्ट है वो खुद अगर प्रिंसिपल के गारंटी के बिहाफ, मतलब प्रिंसिपल को गारंटी देके वो पेमेंट करता है और वो एजेंट अगर उससे लेता है, वो कौन से, वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आ जाता है। और जब इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर कोई इंटरेस्ट आ जाता है तो वो इंटरेस्ट जीएसटी के एम्बिट में आएगा। मतलब जब भी कभी एजेंट खुद का इनवॉइस इशू करेगा और सी उसको इंटरेस्ट देगा बी को, तो वो इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी लग जाएगा, वरना नहीं लगेगा। ये कंसेप्ट बहुत दिमाग में बैठा लो बच्चों, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं, बहुत छोटी सी चीज है। डेल क्रेडिटर एजेंट के अंदर हमने दो ही चीजें समझी कि देखो वो तो चीज हमने पहले ही समझ ली थी कि कब सप्लाई माना जाएगा, कब माना नहीं जाएगा। अब सिर्फ हम इंटरेस्ट के ऊपर की बात कर रहे थे, तो हमने ये चीज समझ के ले ली कि अगर प्रिंसिपल ने खुद का इनवॉइस ही आगे ट्रांसफर किया ट्रेडर को, तो इसके अंदर क्या हुआ, तो गारंटी तो ट्रांसफर होगी नहीं, फिर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जितना भी इंटरेस्ट अगर डिले ट्रेडर ने कोई पेमेंट किया है और उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है तो वो इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल एजेंट को कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहा है और एजेंट ट्रेडर को ट्रांसफर कर रहा है खुद का इनवॉइस इशू करके, तो ट्रेडर जब भी कभी डिले करेगा पेमेंट का और उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट लगेगा तो वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। और अगर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा तो उसके वो इंटरेस्ट के ऊपर भी जीएसटी लगाया जाएगा। समझा बच्चों? यस सर, समझ गया हमको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आगे चलो, हम आगे का पॉइंट पढ़ना चाहते हैं। हाँ बच्चों, अब हम आगे का पॉइंट पढ़ना चाहते हैं। अब हमारा सिर्फ एक लास्ट 4th पॉइंट हम पढ़ेंगे, उसके बाद में आज हम क्लोज करेंगे। नहीं, थोड़ा सा हम वो ऊपर का जो हम सेक्शन 7 देख रहे हैं उसको एक बार रिवाइज करके हम क्लोज कर देंगे। ठीक है बच्चों? यस। अब 4th पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, ये देखो 4th पॉइंट हमारा है, 4th पॉइंट के अंदर हमने बोला है इंपोर्ट। ये हम कौन से पॉइंट देख रहे हैं बच्चों? विदाउट कंसिडरेशन वाले। क्या आप कौन से पॉइंट देख रहे हैं? विदाउट कंसिडरेशन, मतलब ऐसे ट्रांसफर किए हैं जहां पे कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी उनको सप्लाई माना जाएगा। जिसके अंदर हमने फर्स्ट देखा था परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन
अवेल्ड, सेकंड हमने देखा था कि हमने रिलेटिव को ट्रांसफर किया है, बराबर है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, रिलेटिव को या डीम डिस्टिंक्ट पर्सन को हमने अगर कुछ भी ट्रांसफर किया है, वेदर इन द कोर्स और फर्दर, दे शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो क्या आएगा, जीएसटी के एम्बिट में आएगा। लेकिन हमने इसके अंदर एक एक्सेप्शन देखा था, गिफ्ट वाला, बराबर है। थर्ड पॉइंट हमने देखा एजेंट का, प्रिंसिपल और एजेंट का, अगर प्रिंसिपल एजेंट को ट्रांसफर करता है, जहां पे एजेंट खुद का इनवॉइस अगर इशू करता है और जहां पे विदाउट कंसिडरेशन होता है तो वो क्या है, वो सप्लाई में आएगा। यस, और इंपोर्ट, फोर्थ पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। देखो हमने इसके पहले भी तो पढ़ा है ना बच्चों, ये 7(1)(b) के अंदर हमने पहले ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। एक सेकंड सर, हम वापस जाके देखेंगे, ये यहाँ पे पढ़ा था ना सर हमने, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसीडरेशन पढ़ा था सर हमने। हाँ, 7(1)(b) में बोला था इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसीडरेशन, लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड रहो या ना रहो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज किस, बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, और एनी एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, but it should be in the course or furtherance of business, in the course or furtherance of business। बच्चों 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 देखो 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 देखो, यहाँ पे तीन चीजों के ऊपर पॉइंट देखो, ये ना अपने को 3 पॉइंट बोले तो तीनों के तीनों पॉइंट हमको याद रखनी है। एक तो है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज की बात, सेकेंड पॉइंट ये बोलता है रिलेटेड पर्सन के साथ, और थर्ड पॉइंट बोलता है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट, हमने सर्विसेज को इंपोर्ट किया, जैसे कि हमने इसके पहले भी देखा था डॉक्टर की सर्विसेज हमने इंपोर्ट की थी, लेकिन हमने जो जब वो टाइम पे इंपोर्ट की थी वो कंसीडरेशन में इंपोर्ट की, मतलब मैंने पैसा दिया था, कुछ तो कंसीडरेशन दिया था, लेकिन वो पर्सनल पर्पस के लिए लिया था तो भी चल रहा था, वो सप्लाई में आ गया था, वो सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड किया था, ये भी सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड हो रहा है। ये चीज ध्यान में लो बच्चों, ये बोल रहे हैं कि ये भले ही कंसीडरेशन यहाँ पे ना हो लेकिन ये सप्लाई है, मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, मतलब मेरे काका, मेरे चाचा, जो भी रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में आता है, हमने इसके पहले रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन देखी थी। रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं, या कोई एस्टेब्लिशमेंट, मेरी कोई एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है, मतलब एसबीआई की एक ब्रांच आउटसाइड इंडिया में है, वहां से मैं कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूं और वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, मतलब 3 पॉइंट, तीनों भी पॉइंट अगर सेटिस्फाई होते हैं, इंपोर्ट भी हो रहा है, रिलेटेड पर्सन भी है, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, और विदाउट कंसिडरेशन भी है। क्या, विदाउट कंसिडरेशन भी है, तो यहाँ पे आएगा। अगर फॉर कंसिडरेशन है, सुन लो, फॉर कंसिडरेशन है तो बट ऑब्वियस वो वहां पे आ गया, क्योंकि हमने क्या बोला था, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वहां पे ऐसा जरूरी नहीं था रिलेटेड हो या ना हो, मतलब कोई भी पर्सन से हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया था तो वहां पे तो हमने क्या बोला था, विद कंसिडरेशन सिर्फ होना चाहिए और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी था क्या वहां पे? नहीं, वहां पे तो वो भी जरूरी नहीं था, वहां पे तो उन्होंने सबको ले लिया था। लेकिन जब बात आ रही थी विदाउट कंसिडरेशन की, तो विदाउट कंसिडरेशन में सब नहीं आने वाले, यहाँ पे सिर्फ विदाउट कंसिडरेशन में रिलेटेड पर्सन के साथ, मतलब रिलेटेड पर्सन से अगर आप कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, वो आपकी कोई अदर एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकती। इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई आपकी कोई ब्रांच वहां पे है, कोई दूसरे कंट्री के अंदर आपकी ब्रांच है, और वहां से अगर आप क्या कर रहे हो, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए कोई सर्विसेज ले रहे हो, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा, भले ही आप पैसे दो या ना दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैंने क्या किया था मालूम है क्या, ये प्रोविजन क्यों लाई गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट, मैं क्या कर रहा था, मेरी एक ब्रांच थी एसबीआई की, मैं वहां से कोई, मेरे को जैसे कोई सर्विसेज चाहिए थी, टेक्निकल सर्विसेज बोलो, सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज बोलो, कोई भी सर्विसेज, मैंने वहां से फिनेंशियल सर्विसेज, कुछ सर्विसेज वहां से ली, वो तो रिलेटेड पर्सन था मेरा, और मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे मैं कंसिडरेशन दे ही नहीं रहा,
मैं पैसे थोड़ी दे रहा हूँ उनको, और मेरा रिलेटिव है यार, उनसे मैं ले रहा हूँ, क्या तो जीएसटी लगा देगा। गवर्नमेंट बोला है ऐसा थोड़ी चलने वाला है, ऐसा तो फिर कल कोई भी आ जाएगा, कोई भी बोलेगा, फिर हम क्या जीएसटी क्लेम नहीं करेंगे क्या? आप तो ऐसे ही खेलोगे हमारे साथ। तो सिर्फ अगर आप पर्सनल पर्पज के लिए लेते हो तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हम नहीं बोलेंगे कि हम जीएसटी लगा दें। तो अगर कंसिडरेशन नहीं है, पर्सनल पर्पज के लिए है और रिलेटेड से पर्सन से भी हो या किसी से भी हो, वहां पे जीएसटी नहीं है बच्चों, समझ लो। जीएसटी कब है? दो ही कंडीशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बहुत दिमाग में ऐसा फिट करना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में कब आएगा? दो ही टाइम पे जीएसटी लगेगा। कब लगेगा? अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हो किसी से, एक तो करो किसी से भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ले लो, सिर्फ कंसिडरेशन है और कंसिडरेशन है, और वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है या ना है, कुछ भी है, तो भी वो जीएसटी के एम्बिट में आएगा। तब बोला था। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कंसिडरेशन नहीं है लेकिन रिलेटेड पर्सन से अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो और वो भी बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हो, तो वो जीएसटी के एम्बिट में आएगा। देखो बच्चों, हमने 4 पॉइंट पढ़े अभी शेड्यूल 1 के अंदर, बहुत अच्छी से और क्लियर कट दिमाग में फिट कर लो। शेड्यूल 1 क्या बोलता है? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, फर्स्ट पॉइंट, वो अगर किया है और वो भी परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, तो वो क्या होगा? उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। दूसरा हमने देखा था गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई हुआ है बिटवीन रिलेटेड पर्संस, और वहां पे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ है, कंपलसरी हुआ है, तो और विदाउट कंसिडरेशन है तो भी वो जीएसटी के अंदर आएगा। तीसरा हमने बोला था एजेंट और प्रिंसिपल के अंदर सप्लाई हुआ है और वहां पे एजेंट खुद का इनवॉइस अगर बना के दे रहा है तो वो भी क्या होगा? जीएसटी के एम्बिट में आएगा, भले ही वहां पे कंसिडरेशन हो या ना हो। और फोर्थ पॉइंट हमने देखा है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, जहां पे रिलेटेड पर्सन से हमने इंपोर्ट किए सर्विसेज, जहां पे कंसिडरेशन नहीं है और वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है। तो मतलब अब हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। हमने सबसे पहले शुरुआत हमारी हुई थी सप्लाई से। सप्लाई के अंदर हमने फर्स्ट थिंग देखी थी 7(1)(a). 7(1)(a) के अंदर हमने बोले थे सारे फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यस, वो आ गए। उसके बाद में हम 7(1)(b) में देखा था इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ, फर्क नहीं पड़ता बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, सिर्फ इंपोर्ट करना और वो भी कंसिडरेशन के अगेंस्ट में। थर्ड पॉइंट हमने देखी थी एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, मतलब शेड्यूल 1 के अंदर हमने 4 एक्टिविटीज देखी थी। वो 4 एक्टिविटीज अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो भी सप्लाई के अंदर आएगी। और अब इसके आगे 7(1)(d) क्या कहता है सुनो। 7(1)(d) बराबर है बच्चों। 7(1)(d) हमको क्या बोलता है ये हमको बहुत अच्छे से समझना है। 7(1)(d) को एक्चुअली सच्ची बोला जाए तो इन्होंने क्या किया है पता है क्या? 7(1)(d) को ओमिट कर दिया। ये क्यों ओमिट किया ये भी हम 2 मिनट में समझ लेंगे। 7(1)(d) में इन्होंने सबसे पहले क्या बोला था पता है क्या? द एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेफर्ड इन शेड्यूल 2। इन्होंने क्या बोला था? जब थोड़ी समझ कम थी इनको तो इन्होंने क्या कर दिया था 7(1)(d) के अंदर, 7(1)(d) के अंदर इन्होंने बोल दिया था कि कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज को हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे और सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। सर्विसेज। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, इन्होंने ये चीज जो है ना, ये जो चीज है इसको इन्होंने बाद में क्या कर दिया पता है क्या? इन्होंने यहां से इसको ओमिट कर दिया, लेकिन पहले थी ये प्रोविजन। अच्छा, ये प्रोविजन ओमिट करने का रीजन क्या है? देखो बच्चों, जब मैं डेफिनेशन बात कर रहा हूं और मैंने ऊपर यूज क्या किया है ये देखो, सप्लाई इंक्लूड, बराबर। आप जब बोल रहे हो सप्लाई इंक्लूड और उसमें आप अगर बाइफर्केशन देते हो कि सप्लाई ऑफ, ये देखो इसके अंदर 7(1)(d) में स्पेसिफिकली था क्या? 7(1)(d) में ये चीज थी कि आपके कौन कौन से गुड्स को हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे और कौन कौन से सर्विसेज को सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब ऐसा कि हमको बहुत बार ऐसा हो रहा था कि समझ नहीं आ रहा था ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। जैसे बहुत सारी सर्विसेज ऐसी थी जो कंपोजिट या मिक्स थी,
आपको मैं बाद में बताऊंगा व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई, व्हाट इज मिक्स सप्लाई। कुछ कुछ सर्विसेज ऐसी थी, जैसे ऐसा समझ के चलो कि मैंने एक बाइक है, बाइक को अगर मैंने पार्ट पार्ट में बेचा है, ठीक है, जैसे बाइक के कुछ पार्ट्स है जिसके अंदर कुछ जैसे उसके अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स है, उसके बाद में कुछ हमने उसको अंदर वारंटी सर्विसेज दी, तो हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम इसको गुड्स में डिफाइन करें या सर्विसेज में डिफाइन करें। मतलब मैंने गाड़ी बेची, गाड़ी के साथ साथ में उसकी कुछ वारंटी सर्विसेज दी, सर्विसेज जो उसके बाद में आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, तो वो आफ्टर सेल सर्विसेज दी, वो सर्विसेज अगर हमने दी तो वो गुड्स में डिफाइन करें, सर्विसेज में डिफाइन करें, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे पास अराइज हुआ था। तो हमने क्या किया था, गवर्नमेंट ने सबसे पहले वो 7(1)D के अंदर उन्होंने बोल दिया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 7(1)D के अंदर अगर आप बोल रहे हो कि ये गुड्स है, ये सर्विस है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सब, इसका मीनिंग क्या हो रहा है आप समझ रहे हो? आप बोल रहे हो कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का बाइफर्केशन नहीं कर रहे, आप सीधा सीधा ये बोल रहे हो कि इसको हम सप्लाई के डेफिनेशन में ला रहे हैं। हालांकि ये बोलना गलत हो जाएगा, क्यों कि हमने अगर किसी चीज को, मतलब हमने सिर्फ ये डिफाइन किया है सप्लाई ऑफ गुड्स है, और एक्चुअल में अगर हम देखते हैं तो उसके ऊपर सप्लाई लगता ही नहीं है। मतलब ऐसी कोई चीज है, जैसे हमने बोला है कि कोई परमानेंट ट्रांसफर ऑफ असेट है, या परमानेंट, या जैसे हमने कोई भी गुड्स, जैसे बहुत सारी ऐसे सर्विस, लेबर सर्विसेज है, लेबर सर्विसेज मतलब लेबर प्रोवाइड करने की कुछ सर्विसेज, हमने बोला ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, हमको समझ में नहीं आ रहा था, हमने उसको डिफाइन कर दिया ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएगा। या जैसे हमने ये बनाया, कोई हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं प्रॉपर्टीज का, हमको समझ में नहीं आ रहा था ये गुड्स है या सर्विस है, हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये सच में सप्लाई है ही? हम ये नहीं बता सकते ना। अगर यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं क्या 7(1)D के अंदर अगर हम बाइफर्केशन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का ले लेते हैं तो वो सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा बच्चों, और सप्लाई के डेफिनेशन में अगर वो एक बार आ गया तो आप उसको निकाल नहीं सकते, मतलब वो फिक्स हो गया, वो सप्लाई है ही, जो कि गलत है। फिर इन्होंने क्या किया, इसको अलग से निकाल दिया और एक नया सेक्शन ही बना दिया, एक क्या किया, नया सेक्शन ही बना दिया जिसको नाम रखा गया 7(1)A। 7(1)A, ठीक है बच्चों, उसको एक नया सेक्शन बना के दिया 7(1)A। और वेयर, जहां पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल 2 बनाया, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि हम शेड्यूल 2 को आप जाके देखो, उसके अंदर हमने बाइफर्केशन देके रखा है, किस किस को हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे और किस किस को हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। ओके बच्चों, हाँ सर हमने समझ लिया, 7(1)A समझा, 7(1)B समझा, 7(1)C समझा, 7(1)D तो ओमिट हो गया, फिर हमने 7(1)A, तो अब हम 7(1)A समझेंगे सर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके अलावा ये डेफिनेशन अभी यहाँ कंप्लीट नहीं हुई है सर, क्योंकि सप्लाई के डेफिनेशन में अभी तो हम इंक्लूड पढ़ रहे हैं, एक्सक्लूड भी तो पढ़ना है, क्या क्या एक्सक्लूड किया है स्पेसिफिकली, वो हमको देखना है बच्चों। तो बहुत अच्छी से आपको डिटेल में समझेगा। हाँ बच्चों, आपको कहीं पे कोई क्वेरी आती है, इतना अभी देखो हमने कहाँ से पढ़ा है, हमने लेवी से पढ़ा, लेवी के अंदर हमने पढ़ा कि किस किस पे लेवी होगी, कैसे कलेक्शन किया जाएगा, और हम ये सब चीजें डिटेल में देखेंगे। अभी तो हम लिंक बाय लिंक जा रहे हैं। व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई के अंदर हमने देखा ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर कौन कौन से चीजों के ऊपर हम सप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने देखी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जहाँ पे कंसिडरेशन ना भी हो तो भी वो सप्लाई में आएगी। और फिर हम देखने वाले हैं कल कि कौन कौन से सप्लाई के अंदर कैसे गुड्स में और सर्विसेज में इन्होंने बाइफरगेट किया है, और कौन कौन से सप्लाई ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करके रखे हैं, जो कभी जीएसटी के एम्बिट में आ ही नहीं सकते। देखो सप्लाई नहीं माना जाएगा, समझो मेरी बात को। हम ऊपर क्या बोल रहे हैं कि भाई लीवी कब होगा, जब वो सप्लाई होगा, और सप्लाई कब होगा ये हम सेक्शन 7 में पढ़ रहे हैं। और सेक्शन 7(2) बोलता है कि कौन कौन सी चीजें सप्लाई ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि उस पर जीएसटी चाहने, वो बोल रहा है कि सप्लाई क्या है। फिर सप्लाई अगर हमको 1 by 1 देखना है, कि जैसे हमने यहाँ पे भी देखा है, तो पहले
क्या होना चाहिए, पहले सप्लाई होना चाहिए, फिर सप्लाई होना चाहिए, उसकी वैल्यू होना चाहिए, रेट होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए, पर्सन लायबल टू पे होना चाहिए, उसके बाद में जो पर्सन है वो शुड बी टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ है और वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई में नहीं आता है तो ही उसके ऊपर लेवी किया जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि लेवी सप्लाई क्या है, सप्लाई के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी, कब कंसिडरेशन के अंदर, विदाउट कंसिडरेशन के अंदर, एक्सक्लूड में, ये सब चीजें देखने के बाद में फिर हमको ये समझेगा कि हाँ सप्लाई क्या है, और जब सप्लाई समझेंगे तब हम एक एक चीजें आगे बढ़ते जाएंगे और तब समझेंगे कि लेवी आएगा या नहीं आएगा। अभी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यार ये सप्लाई नहीं है इसका मतलब इस पे लेवी ही नहीं है, हमको स्टेप बाय स्टेप समझना है। गॉट इट बच्चों? यस। चलो, आपको मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको जितना मैंने पढ़ाया वो आपको ध्यान में आ रहा है, आपको बहुत अच्छा समझ रहा है, और अगर आपको समझ रहा है तो बच्चों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, और आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए। आप जब कमेंट करेंगे, आप बताओगे तो हमको पता चलेगा कि सर हमने और आपको क्या डिलीवर करना चाहिए। वी विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। प्लीज स्टे ट्यून विद अस। चलो बच्चों, बाय बाय। यस, बाय बाय।